हेलो स्टूडेंट्स, हमने इकोसिस्टम ये चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें इकोसिस्टम क्या होता है, बायोटिक अबायोटिक एक में से किस तरह से रिलेटेड होते हैं ये हमने देखा। साथ में ही इकोसिस्टम के बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को हमने भी स्टडी किया। इंटरेक्शंस के बारे में एग्जांपल्स के रूप में हमने देखा। ओके, अलग अलग इकोसिस्टम जो होती है, बायर्स जो होते हैं, ये बायर्स के अंदर जो इकोसिस्टम होते हैं उसमें से लैंड इकोसिस्टम के बायोमर्स के बारे में देखा। और इस लैंड बायोमर्स में ग्रासलैंड इकोसिस्टम और साथ में एवरग्रीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इन दोनों को हमने स्टडी किया। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। नियर बाय अगर अर्थ में ओवरऑल हम देखें तो नियर बाय 71% जो है अर्थ के ऊपर पानी है और केवल 29% लैंड है। मतलब हम समझ सकते हैं कि 71% जो पानी से भरा हुआ जो प्लेस है, मतलब वहाँ एक्वेटिक बायोमर्स कितना इम्पोर्टेंट है। इस एक्वेटिक बायोमर्स में अलग अलग एरिया के हिसाब से उसके अलग अलग इकोसिस्टम के टाइप्स बने हैं, जिसमें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, मराइन वाटर इकोसिस्टम है और क्रिक मतलब झरना वगैरह जिसे बोलते हैं वो इकोसिस्टम है। उसमें से हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मराइन वाटर इकोसिस्टम सीखने वाले हैं। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मतलब क्या है, जहाँ पानी क्लीन है, मीठा पानी जिसे हम बोल सकते हैं, है ना, जिसमें पॉन्ड आएगा, जिसमें तालाब, रिवर वगैरह ये सब आ सकते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। यहाँ जो नदियों से आने वाला पानी जो है, इसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रेश वाटर ये होता है बहता पानी जिसे हम बोलेंगे, वो नीट और क्लीन होता है। ओके, और ऐसे इसमें नॉर्मली जो डिकम्पोजर जो है वो बॉटम पोजीशन पे नीचे के साइड में होते हैं। ओके, ये जो डिकम्पोजर है जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स को खाते हैं और जिसके थ्रू फिर वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। तो जैसे प्रोड्यूसर में एक्वेटिक प्लांट्स को अगर बात करें, जलामर्फन, शेवाड़ वगैरह, है ना, तो उनको एक्वेटिक इंसेक्ट वगैरह खाएगा। उन एक्वेटिक इंसेक्ट को स्मॉल फिशेस खाएंगे जिसे सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। स्मॉल फिशेस को बड़े फिशेस खाएंगे जो थर्सरी कंज्यूमर्स में आएगा। और उस बड़े फिशेस को बाद में वो जब मर जाएंगे तो उनको डिकम्पोजर्स हो जाएगा बैक्टीरिया के माध्यम से। दूसरा जो है वो मराइन इकोसिस्टम है। मराइन मतलब नियर बाय समुंदर, खारा जहाँ पानी होता है उसको मराइन इकोसिस्टम कहा जाएगा। उसमें आप देखोगे, यस, वहाँ भी प्लांट्स ग्रो होते हैं। ये प्लांट्स समुंदर में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ जहाँ शैलो वाटर होता है तो उस समय छोटे छोटे स्मॉल फिशेस होते हैं। साथ में जो प्रॉन्स जैसे झींगे वगैरह हम बोलते हैं वो अलगी को खाते हैं। ओके, मैक्सिमम जो बीच वाला जो पार्ट होता है समुद्र का, जिसे सेंट्रल पार्ट बोलेंगे, वहाँ एक्वेटिक लिविंग जो है काफ़ी कम होती है। लेकिन यस, फिर उनको लार्ज फिशेज जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के रूप में उनको खाते हैं। आप देखोगे कि न्यूट्रिएंट्स के अंदर, मतलब ओशंस के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट आपको देखने को मिलता है। और यही समुद्र के अंदर जो बॉटम में डिकम्पोजर्स होते हैं, ये डिकम्पोजर प्लांट्स और एनिमल डेड बॉडी के ऊपर अपना मतलब उनको न्यूट्रिएंट मिलता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस रहेगी। लेकिन देखा जाए तो ये जो है आज इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, रिवर, पॉन्ड, लेक की अगर बात करते हैं तो वो आज सेफ रहा है नहीं। आज ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, पोल्यूशंस के कारण ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और उसको क्लीन नीट रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ एक काफ़ी थिंक अबाउट एक में एक इंसिडेंट दिया जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट सोचने के लिए है कि दिव्या नाम की एक लड़की हिल स्टेशंस पे गई थी। उसने फ्लावर्स पे काफ़ी हनी बीज देखे, उसमें से एक हनी बीज उसे आके काटती है और वो गुस्से में बोलती है कि ये हनी बीज पूरी तरह से नष्ट होने चाहिए, हमें देते ही क्या है, केवल शहद ही देते हैं, उससे और क्या, है ना। और यहाँ पूछा है कि क्या उसका ये सेंटेंस सही था? नहीं, ये पूरी तरह से सही नहीं था, ये पूरा गलत था। केवल वो हमें शहद नहीं देती बल्कि उनके कारण ही हम जिंदा है। ओके, किस तरह से, जैसे मैंने बोला कि एक्वेटिक और नॉन एक्वेटिक या फिर बायोटिक और बायोटिक का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही इसमें जो बीज होते हैं, हनी बीज, ये पॉलिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल कैरी करते हैं। पॉलिनेशन मतलब क्या है कि ये जो भौरे वगैरह है, बीज जो वगैरह एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जाते हैं, जिसके थ्रू फिर फूल लगता है, फल लगता है ना, और यही फल फिर हमें खाने में इस्तेमाल होती है। न्यूट्रिएंट जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। अगर वही नहीं रहेंगे तो फ्रूट्स नहीं रहेंगे, है ना। हमें मिलने वाला जो खाने जो है, हम जो भी एग्रीकल्चर फील्ड से हमें जो रिसीव करते हैं हम, वो कुछ भी नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली अगर फूड नहीं रहेगा तो हम रहेंगे क्या?
नहीं, दैट मीन्स वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो नेचर में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमारे लिए सभी कहीं ना कहीं हद तक के डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे इकोसिस्टम के लिए बैलेंस करने के लिए इसेंशियल है। ओके, लेकिन आज जो हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं वो दिन ब दिन अनबैलेंस होती जा रही है, डिमिनिश्ड होती जा रही है। और इसके पीछे कारण अगर कोई है तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे माइनिंग है, या आपने देखी होगी, या फिर कई सारे ट्री कटिंग हो रही है आज दिन ब दिन लैंड के लिए। तो जिसके कारण से ये जो बायोटिक और बायोटिक फैक्टर का जो इंट्रैक्शन है वो डिस्टर्ब हो रहा जा रहा है। ओके, तो उसी कारण से आप देखोगे कि स्पीसीज जो है नष्ट होते जा रही है। पहले के समय कौवे चिड़िया जो है जितने दिखते थे, क्या हमें आज दिखते हैं? नहीं। ये तो केवल मैंने एग्जाम्पल बोला, लेकिन दिन ब दिन प्रजातियां जो है वो नष्ट होती जा रही है। तो ऐसे कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसके कारण से इकोसिस्टम डिमिनिश्ड हो रही है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो है कि इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेस। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दिन का दिन हम जानते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है वैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है, नीड्स बढ़ रही है। नॉर्मल अगर नीड्स है, बेसिक अगर नीड्स है, तो उसको नेचर फुलफिल करता है। लेकिन हमारी नीड्स जो है वो अब और एक्सटेंड में बढ़ गई है, क्योंकि एज पर हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से उस मोर डिमांडिंग स्टाइल में जो हमारी नीड अगर ज़्यादा है तो उसको लेकिन नेचर फुलफिल नहीं कर पाएगा। ओके, और जिसके कारण से इकोसिस्टम के ऊपर ट्रेस जनरेट होगा, और ये ट्रेस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। काफ़ी सारा वेस्ट हम जनरेट करते हैं, वह वेस्ट भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है बैलेंस अनबैलेंसिंग चीज़ों के लिए, इकोसिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अर्बनाइजेशन हमारा देख रहे हैं कि गांव से शहरों की तरफ संख्या बढ़ रही है, शहरीकरण होते जा रहा है। जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स ये बन रही है, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जो खाली ज़मीन थी, जहाँ जंगल थे, जहाँ ग्रासलैंड थे, वो अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फ्लैट, ये सिस्टम बन रही है। ओके, तो यहाँ ग्रीनरी अगर नहीं रही है, ग्रीनरी नहीं रही है, अब बायोटिक फैक्टर्स नहीं रहेगा तो कैसे होगा, है ना। तो अर्बनाइजेशन ये एक वन ऑफ द फैक्टर्स है जो कि डिस्ट्रॉय कर रहा है इकोसिस्टम को। नेक्स्ट जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रैफिक। हम जानते हैं दिन ब दिन इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है, लेकिन ये इंडस्ट्री के थ्रू आने वाला जो जनरेट होने वाला स्मोक जो है, अनवांटेड वेस्ट केमिकल जो है, ये हमारे हेल्थ के लिए, नॉट ओनली दैट, प्लांट्स, एनिमल्स, पानी, सभी के लिए ये डेंजर है, जिसके थ्रू अलग अलग टाइप के पोल्यूशंस, वाटर, सॉइल, एयर, है ना, इस टाइप के पोल्यूशंस जनरेट होते हैं। ओके, नॉट ओनली दैट, ट्रैफिक्स के लिए पॉपुलेशंस बढ़ रही है, लोगों के पास व्हीकल बढ़ रहे हैं, जिसके कारण कि ट्रैफिक के लिए आज अलग अलग रोड्स बन रहे हैं, रेलवेज ब्रिज बन रहे हैं, बड़े बड़े उड़ान पुल बन रहे हैं, ब्रिज वे बन रहे हैं, जिसके थ्रू जिन जंगलों को, झाड़ों को काटना पड़ रहा है। ये भी एक ड्रॉबैक्स है जो ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू होता है, जिसके थ्रू इकोसिस्टम अनबैलेंस होती है। टूरिज्म ये भी एक फैक्टर है, ह्यूमन एक्टिविटी है। हम कहीं भी नेचर्स को देखने के लिए इंसान जाता है एज अ टूरिस्ट के रूप में, वहाँ नेचर को देखना एक बात होती है, लेकिन वहाँ जाके कचरा करना, वहाँ जाके प्लास्टिक फेंक देना, वहाँ के प्लेसेस को ख़राब कर देना, ये इकोसिस्टम को अनबैलेंस कर सकता है। ओके, और जिसके कारण से लोकल इकोसिस्टम के ऊपर ट्रेस आएगा। लार्ज डैम आप लोगों ने देखे होंगे, बड़े बड़े डैम बनते हैं, पानी को रुकाया जाता है, बहते पानी को रुकाया जा रहा है। उससे क्या होगा, जो ज़मीन जो थी डैम के पीछे वाली, डैम के इस्तेमाल की गई ज़मीन जो है, दोनों लैंड जो है ख़राब हो जाएगा, जिसके कारण से वहाँ का जो लोकल एरिया है, वहाँ के रहने वाले लोग जो है ना, उनका लाइफस्टाइल जो है, या फिर वहाँ मिलने वाला रिसोर्सेज जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, है ना। तो डैम्स भी जो है, मतलब वही चीज़ है कि जो नेचर जो करता है, नेचर के अपोज में अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली वो इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल रहेगा। हम जानते हैं केदारनाथ में आया हुआ जो बाढ़ जो है ना, ये इसी का कारण है। और वाम जो है युद्ध है, ये आप देखते हो कि आज पानी के लिए, ज़मीन के लिए, मिनरल्स के रिसोर्सेज के लिए लड़ाई हो रही है दो देशों के बीच में, अलग अलग पॉलिटिकल रीजंस के कारण, लैंड के कारण ये सब युद्ध हो रहा है, जो कि डेंजरस है। बॉम्ब, माइंस, एक्सप्लोजन, इनके कारण से, अलग अलग वार्स के कारण यहाँ देखोगे आप इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होते जा रही है। ये इकोसिस्टम अनबैलेंस होते जा रही है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू। और कुदरत अगर हमें सपोर्ट कर रहा है
तो उसकी देखभाल करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ओके, जिसके कारण से कई बार डिसास्टर्स जो है वो भी आते हैं। नेचुरल डिसास्टर्स भी कई हद तक के ये हमारे हाथ पे तो नहीं होते हैं, लेकिन यस कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमन एक्टिविटी का इनडायरेक्टली रोल होता है। अर्थक्वेक है, सुनामी है, बाढ़ है, वोल्केनो है, ये नेचुरल डिसास्टर्स आते हैं जिसके कारण से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, और साथ में ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये नेचुरल इकोसिस्टम को अगर बैलेंस करना ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। और अगर हम हमारी एक्टिविटी को अगर कंट्रोल में लाए, हम अगर क्या सही है क्या गलत है वो जान के अगर उसके हिसाब से हम बर्ताव करें तो डेफिनेटली इकोसिस्टम को हम बैलेंस कर सकते हैं। और उसी समय सही मायने में इकोसिस्टम उस समय बैलेंस होगा जब उनके बीच का जो इंटरेक्शन है, बायोटिक और बायोटिक फैक्टर के बीच का इंटरेक्शन अगर स्मूथली चलेगा, तो ही वो इकोसिस्टम बायोस्फीयर में मेंटेन बैलेंस इकोसिस्टम कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।